आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारा जो ये इंसानी दिमाग है ना, ये बिल्कुल एक जेल की तरह है? हाँ बिल्कुल। एक ऐसी जेल जहां मतलब कोई लोहे की सलाखें नहीं है। सही कहा, कोई दीवारें भी नहीं है। हम्म। मतलब ये पूरी तरह से एक मानसिक जेल है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे ये लगती है कि इस जेल के पहरेदार कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। ये विचार वाकई काफी गहरा है। सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में कितने आजाद हैं। है ना? हम हर दिन अपने ही बनाए हुए कुछ अजीब से नियमों के अंदर घुटते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां बाहर से आ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी अपनी कंडीशनिंग ही हमारी सबसे बड़ी बेड़ी है। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी मानसिक जेल की चाबियों को खोजने निकले हैं। हाँ। आज हमारे पास चर्चा के लिए डॉन मिगेल रुइज की बहुत ही मशहूर किताब है द 4 अग्रीमेंट्स, यानी 4 समझौते। अरे वाह, ये किताब तो काफी चर्चा में रही है। इसने दुनिया भर में लाखों लोगों की मदद की है। बिल्कुल। और इस किताब में प्राचीन टोल्टेक ज्ञान का निचोड़ है। अब इससे पहले कि हम इन 4 समझौतों पर बात करें, थोड़ा ये समझना जरूरी है कि ये टोल्टेक आखिर थे कौन। हाँ बिल्कुल। तो टोल्टेक ना हजारों साल पहले दक्षिणी मेक्सिको का एक प्राचीन समाज था। अच्छा। हाँ, और उन्हें वैज्ञानिकों और कलाकारों के रूप में जाना जाता था। वो प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को बचाने और उसका अभ्यास करने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। तो जो लेखक हैं डॉन मिगुएल रुइज, क्या वो उसी वंशावली से आते हैं? हाँ बिल्कुल, वो उसी परंपरा से हैं। और उनकी ये जो किताब है ना, ये हमें बहुत ही साफ शब्दों में बताती है कि कैसे बचपन से ही समाज, हमारे माता पिता, स्कूल और हमारे आसपास के माहौल ने हमारे दिमाग में कुछ नियम भर दिए हैं। मतलब ऐसे नियम जिन्हें हमने बिना सोचे समझे सच मान लिया है। एकदम सही। और इन्हें ही वो समझौते या एग्रीमेंट्स कहते हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो, जैसे बचपन में हमें बताया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, या फिर तुम्हें हर परीक्षा में फर्स्ट आना ही होगा, तभी तुम सफल माने जाओगे। हाँ, तो क्या ये वही अलिखित समझौते हैं जिनकी किताब में बात हो रही है? बिल्कुल, यही वो समझौते हैं। बचपन में ना हमारे पास इन बातों का विरोध करने की समझ या क्षमता नहीं होती है। सही बात है, हम बस मान लेते हैं। हाँ, हम बस उन नियमों को स्वीकार कर लेते हैं। लेखक इसे डोमेस्टिकेशन या पालतू बनाना कहते हैं। पालतू बनाना, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है ना? क्योंकि धीरे धीरे समाज के ये नियम हमारी अपनी अंदरूनी आवाज बन जाते हैं। हम खुद को ही जज करने लगते हैं, खुद को ही सजा देने लगते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? सिर्फ डर, तनाव और दुख। मैं खुद भी ये कई बार महसूस करती हूँ। हम सब करते हैं। तो आज का जो हमारा मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हमें इस पुरानी कंडीशनिंग को समझना है और उन 4 नए समझौतों पर बात करनी है जिन्हें अगर हम लागू कर लें तो ये पुरानी मानसिक बेड़ियां टूट सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, इस बदलाव की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? मतलब हम पहला कदम क्या उठाएं? किताब के मुताबिक ये शुरुआत हमारे सबसे बुनियादी टूल से होती है, और वो टूल है हमारे शब्द। यहीं से हमारा पहला समझौता आता है, अपने शब्दों के साथ बेदाग रहें। बेदाग रहें मतलब अंग्रेजी में कहें तो बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। एग्जैक्टली। और मैं बता दूं कि ये इस पूरे दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे मुश्किल समझौता है। अच्छा, मुश्किल क्यों है? क्योंकि शब्द सिर्फ ध्वनियां या कोई सिंबल नहीं है। लेखक मानते हैं कि शब्द दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत हैं। मतलब उनमें एक रचनात्मक ऊर्जा होती है। हाँ, ये शब्द किसी का जीवन बना भी सकते हैं और किसी को पूरी तरह से दिमागी तौर पर उजाड़ भी सकते हैं। पर यहाँ बेदाग शब्द का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ हमेशा सच बोलना है? नहीं, ये सिर्फ सच बोलने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो शब्द है इम्पेकेबल, ये लैटिन भाषा से आता है। इसका मतलब होता है बिना पाप के। बिना पाप के, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, तो किताब के अनुसार पाप वो हर काम है जो हम खुद के खिलाफ करते हैं। इसलिए अपने शब्दों के साथ बेदाग होने का मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को कोसने या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए न करें। मैं समझ रही हूँ। मतलब जब मैं खुद से कहती हूँ कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ या मुझसे तो कुछ सही होता ही नहीं है, बिल्कुल। तब आप अपने ही शब्दों का इस्तेमाल खुद के खिलाफ एक हथियार की तरह कर रही होती हैं। बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे हमारे हाथ में एक जादुई छड़ी है। बचपन में हमने वो जादूगरों वाली कहानियां सुनी है ना? हाँ, जहाँ छड़ी से वो कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ये जादुई छड़ी तो है, पर हम अनजाने में इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खुद पर ही वार करने के लिए कर रहे हैं। हम अपने ही शब्दों से खुद को घायल कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रूपक दिया आपने।
और हम सिर्फ खुद पर ही नहीं बल्कि गॉसिप करके दूसरों पर भी इस छड़ी का गलत इस्तेमाल करते हैं। गॉसिप, ये तो हम सबकी कमजोरी है। हाँ, और लेखक गॉसिप को सबसे खतरनाक काला जादू कहते हैं। काला जादू? हाँ, क्योंकि ये एक कंप्यूटर वायरस की तरह है। मान लीजिए एक इंसान की नकारात्मक सोच है, जब वो गॉसिप के जरिए दूसरे इंसान के दिमाग में जाती है ना, तो वो पूरी प्रणाली को दूषित कर देती है। बात तो बहुत सही लग रही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल पूछती हूँ। असल जिंदगी में गॉसिप करना या खुद में कमियां निकालना इतना आसान क्यों लगता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? मतलब जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं तो किसी तीसरे की बुराई करने में एक अजीब सा मजा आता है। सच बोलना और अपने शब्दों के प्रति ईमानदार रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि गॉसिप करना लोगों के बीच सामाजिक जुड़ाव का यानी सोशल बॉन्डिंग का एक बहुत ही सस्ता और आसान तरीका बन गया है। सस्ता तरीका। हाँ, जब दो लोग मिलकर किसी तीसरे की बुराई करते हैं ना, तो उन्हें एक झूठा एहसास होता है कि वो एक टीम है। अच्छा, मतलब एक कॉमन दुश्मन मिल गया। बिल्कुल, ये हमारी उसी पुरानी कंडीशनिंग का हिस्सा है। हमारा दिमाग नकारात्मकता पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। सच बोलने के लिए साहस चाहिए। सही बात है। अपनी ही ऊर्जा को बचाने के लिए उस पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ता है। जब हम गॉसिप छोड़ते हैं तो शुरुआत में हमें लग सकता है कि यार हमारे पास तो बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, ये तो है, शुरुआत में ऑकवर्ड लगता है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो मतलब हमें अपनी इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। एकदम सही। अब मान लीजिए कि मैं अपने शब्दों को सुधार भी लूं, मैंने खुद को कोसना बंद कर दिया और गॉसिप भी छोड़ दी, लेकिन उन कड़वे शब्दों का क्या जो दूसरे लोग मुझ पर फेंकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। मतलब ऑफिस में या परिवार में या सोशल मीडिया पर ही देख लीजिए, अगर कोई लगातार जहर उगल रहा है तो मैं क्या करूं? दुनिया तो रातों रात मेरे हिसाब से नहीं बदल जाएगी ना? बिल्कुल नहीं बदलेगी। और यहीं पर किताब हमें दूसरे समझौते की ओर ले जाती है। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना लें। मतलब डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हाँ, और ये समझौता हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। देखिए, जब कोई इंसान हमें गाली देता है या हमारी बुराई करता है तो आमतौर पर हमें क्या लगता है? यही कि गलती हमारी है या मुझ में ही कोई कमी है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन लेखक एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति असल में अपनी ही अंदरूनी गंदगी बाहर निकाल रहा होता है। अपनी अंदरूनी गंदगी? मतलब मान लीजिए कोई सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक आप पर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। हाँ, रोड रेज तो आम बात है। तो उसका वो गुस्सा उस पल की घटना से ज्यादा उसकी अपनी जिंदगी के तनाव, उसकी अपनी कंडीशनिंग या उसकी अपनी असुरक्षाओं का नतीजा है। अच्छा। उसका व्यवहार केवल उसकी अपनी वास्तविकता का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। वाओ, ये तो एक ऐसा अदृश्य कवच पहनने जैसा है, मतलब एक इनविजिबल शील्ड जिसे पहनकर हम दुनिया में घूम सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। कोई हमारे ऊपर कितना भी कीचड़ उछाले, लेकिन उस कवच की वजह से वो कीचड़ हम तक पहुंचे ही नहीं। एग्जैक्टली। किताब के अनुसार जब हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं ना, तो हम अनजाने में ये मान लेते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम मान लेते हैं कि वो सही कह रहा है। हाँ, इसे अहंकार या पर्सनल इंपॉर्टेंस कहा गया है। ये सोचना कि दुनिया की हर चीज हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। पर यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। बताइए क्यों? बात सिद्धांत में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई सीधे तौर पर आपके काम को बकवास कहे या आपके मुंह पे बेइज्जती करे तो दिल की धड़कन तो तेज होती है ना? हाँ, वो तो है। तो इंसानी फितरत के खिलाफ जाकर उस बात को व्यक्तिगत न लेना कैसे संभव हो सकता है? हमारा दिमाग तो तुरंत बचाव के मुद्रा में आ जाता है, गुस्सा आता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारा जीव विज्ञान यानी हमारी बायोलॉजी हमें खतरों से बचाने के लिए तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में ले आती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि ये एक समझौता है, कोई जादू का बटन नहीं जिसे दबाया और सब ठीक हो गया। मतलब इसमें मेहनत लगेगी। बिल्कुल। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है ना, तो हमें उस पहली प्रतिक्रिया और हमारे जवाब के बीच एक पॉज लाना होता है, एक ठहराव। हाँ, हमें खुद से ये नया समझौता करना पड़ता है कि रुको, ये इसके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। जब हम बार बार खुद को ये याद दिलाते हैं कि सामने वाले का गुस्सा उसका अपना संघर्ष है, तो धीरे धीरे हम उस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि उसकी बातें उसके मन की उपज है, ना कि हमारी असलियत। एकदम सही। मतलब हम दूसरे के फेंके गए जहर को पीने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई मुझे जहर दे रहा है और मैं उसे न लूं, तो वो जहर उसी के पास रह जाएगा। ये सचमुच बहुत आजाद कर देने वाला विचार है ना? और जब हम बातों को दिल पर लेना बंद कर देते हैं तो दुनिया के आधे दुख और जो आपसी झगड़े होते हैं वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। सही बात है। चलिए, बोले गए कड़वे शब्दों से तो हम इस अदृश्य कवच के जरिए बच गए,
लेकिन उन बातों का क्या जो कभी बोली ही नहीं गई? मतलब जो बातें सिर्फ खामोशी में रहीं और हमने अपने दिमाग में पूरी कहानी ही गढ़ ली। मुझे लगता है अक्सर जो शब्द नहीं कहे जाते वो सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। ये आपने बहुत ही गहरी बात कही है और यहीं से हमारा तीसरा समझौता आता है, धारणाएं न बनाएं। धारणाएं न बनाएं यानी डोंट मेक अजम्पशंस। बिल्कुल। धारणाएं बनाना ये तो इंसानी दिमाग का सबसे पसंदीदा खेल है, मुझे लगता है। बिना किसी शक के किताब में बहुत साफ तौर से बताया गया है कि हम इंसान कितनी आसानी से दूसरों के मन की बात पढ़ लेने का दावा करने लगते हैं। हाँ, हम तो खुद को माइंड रीडर समझते हैं। हाँ, हम किसी भी स्थिति का अपनी मर्जी से मतलब निकाल लेते हैं और फिर उसे पूरी तरह से सच भी मान लेते हैं। जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पार्टनर ने आज सुबह मुझे अच्छे से बाय नहीं कहा, तो पक्का वो मेरी कल रात वाली बात से नाराज है। अरे हाँ, ये तो हम रोज ही करते हैं यार। किसी ने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो हम 10 तरह की कहानियां बना लेते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है या शायद मैं उसके लिए जरूरी ही नहीं हूं। और मजे की बात देखिए कि यही कहानियां हमारे रिश्तों में सबसे ज्यादा जहर घोलती हैं। बिना बात साफ किए अंदाजा लगाना एक बहुत ही खतरनाक खेल है। हम अपने ही बनाए हुए अंदाजों को सच मान लेते हैं और फिर उसी के आधार पर सामने वाले पर गुस्सा करते हैं। हम बस ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाले को खुद ही पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। मुझे ये स्थिति ना बिल्कुल वैसी लगती है जैसे हम कोई ऐसी फिल्म देख रहे हो जिसके आधे सीन बीच बीच में से गायब हो। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? और हमारा दिमाग खुद ही उस कहानी को पूरा करने के लिए उन खाली जगहों को भर रहा है, वो भी अपनी पुरानी बुरी यादों या इनसिक्योरिटीज के आधार पर। एग्जैक्टली, ऐसा ही होता है। पर मेरा एक सवाल है, हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? वो खाली जगहों को भरने और इन झूठी धारणाओं को सच मान लेने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? इसका सीधा संबंध हमारे मनोविज्ञान और इंसानी विकास यानी इवोल्यूशन से है। इवोल्यूशन से? कैसे? देखिए, इंसानी दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन है। उसे अनिश्चितता या जो अनसर्टेनिटी होती है ना, उससे सख्त नफरत है। अच्छा। पुराने समय में अगर हमारे पूर्वजों को किसी झाड़ी के पीछे से आवाज आती थी तो उन्हें तुरंत ये मान लेना होता था कि वो एक खतरनाक जानवर है। अगर वो अनिश्चितता में बैठे रहते कि पता नहीं क्या है, तो वो मारे जाते। ओहो, हमारे दिमाग के लिए अधूरी जानकारी एक तरह का शारीरिक खतरा महसूस होती है। बिल्कुल। पुरानी कंडीशनिंग हमें ये सिखाती है कि हमारे पास हर चीज का जवाब होना चाहिए। इसलिए जब हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तो हमारा दिमाग तुरंत एक जवाब गढ़ लेता है, ताकि वो उस अनिश्चितता के डर से बच सके। हाँ, उसे बस पता होने का एक झूठा एहसास चाहिए होता है। समस्या ये है कि वो गढ़ा हुआ जवाब अक्सर नकारात्मक ही होता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए किताब हमें बताती है कि शांति का असली रास्ता सवाल पूछने की हिम्मत जुटाना है। सवाल पूछना? हाँ, जब तक बात पूरी तरह से साफ ना हो जाए ना, अपने मन में कोई कहानी नहीं बुननी चाहिए। साफ संवाद या क्लियर कम्युनिकेशन ही वो एकमात्र पुल है जो इन धारणाओं की खाई को पाट सकता है। ये तो सच में आंखें खुलने वाली बात है। सवाल पूछने में हो सकता है हमें 2 मिनट की झिझक या घबराहट महसूस हो। हाँ, शुरुआत में अजीब लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन धारणाएं बना लेने से जो दर्द और गलतफहमियां पैदा होती हैं, वो तो महीनों या सालों तक चल सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो हमने 3 समझौतों पर बात की। अपने शब्दों के प्रति बेदाग रहना, किसी बात को व्यक्तिगत न लेना और धारणाएं न बनाना। हाँ। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से सोचूं तो एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या सामने आती है। कैसी समस्या? देखिए, हम इंसान हैं, हम मशीनें तो है नहीं कि एक बार प्रोग्रामिंग सेट कर दी और हम हमेशा सही ही काम करेंगे। हाँ, वो तो है। कभी ना कभी गुस्सा आएगा ही, कभी ना कभी हम कोई गलत धारणा बना ही लेंगे। हाँ। तो क्या जब हम इन नियमों को फॉलो करने में फेल होंगे तो हम असफलता के डर और आत्मग्लानि गिल्ट में डूब जाएंगे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक डर है जो आपने उठाया और लेखक ने भी इस बात को बहुत गहराई से समझा है। अच्छा। हाँ, इसीलिए जो चौथा समझौता है ना, वो बाकी तीनों को संभालने के लिए आता है और वो है हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें या ऑलवेज डू योर बेस्ट। अपना सर्वश्रेष्ठ देना। लेकिन समस्या तो यही है ना कि हम हमेशा अपना 100% नहीं दे पाते। और यहीं पर इस समझौते की सबसे खूबसूरत बात छिपी है। किताब स्पष्ट रूप से कहती है कि आपका जो बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ है वो हर पल हर दिन एक जैसा नहीं होता। वो बदलता रहता है। हाँ, ये लगातार बदलता रहता है। यार, ये थोड़ी राहत देने वाली बात है।
क्योंकि हम अक्सर खुद से उम्मीद करते हैं कि हम हर दिन एक रोबोट की तरह समान ऊर्जा और परफेक्शन के साथ काम करें। और ये अवास्तविक उम्मीद ही तो दुख का सबसे बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए, जब आप पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, तो आपका सर्वश्रेष्ठ बहुत ऊंचे स्तर का होगा। आप काम भी अच्छा करेंगे, रिश्तों में भी शांत रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए एक दिन आप बहुत बीमार हैं या आप रात भर सोए नहीं हैं। हाँ। तो उस दिन आपका बेस्ट सिर्फ बिस्तर से उठकर किसी तरह अपना काम खत्म कर लेना हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, बस उस पल की क्षमता के हिसाब से। वाह, अगर हम इसे देखें तो ये समझौता बाकी तीनों समझौतों के लिए एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करता है। बिल्कुल, एक सेफ्टी नेट ही है। जैसे सर्कस में करतब दिखाने वाले के नीचे एक जाल बंधा होता है ना। हाँ, एकदम सही। अगर मैं पहले समझौते का पालन करने में लड़खड़ा गई और मैंने गुस्से में कुछ कह दिया, तो मुझे खुद को जीवन भर कोसने की जरूरत नहीं है। Exactly. मुझे बस ये देखना है कि उस परिस्थिति में मेरा क्या नियंत्रण था और अगली बार मुझे बेहतर प्रयास करना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये समझौता हमें उस आत्मग्लानि या गिल्ट और खुद को सजा देने के लूप से बाहर निकालता है। जब आप दिल से जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो नतीजे चाहे जो भी हों, आप रात को शांति से सो सकते हैं। और अगर हम इसे आज के दौर से जोड़कर देखें ना, तो ये विचार हसल कल्चर और हर दिन परफेक्ट दिखने के भारी दबाव में जीने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ, बिल्कुल। ये जो परफेक्शन की दौड़ है, ये भी तो एक पुराना समझौता ही है जो समाज ने हम पर थोपा है। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम हर दिन 100% परफेक्ट नहीं हैं, तो हम किसी लायक नहीं हैं। चौथा समझौता उस जहरीले दबाव को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये कहता है कि बस आज इस पल में आप जो कर सकते हैं वो बेहतरीन तरीके से करें और अपनी कमियों के लिए खुद को माफ करना सीखें। बहुत खूब। हमने इन चारों समझौतों को बहुत अच्छे से खोलकर देखा। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटते हैं। इन नियमों का हमारे असल जीवन में क्या असर हो सकता है? देखिए, अगर हम इस पूरे दर्शन के सार को संक्षेप में रखें, तो बात बस इतनी है कि हमारी सारी मानसिक पीड़ा उन पुराने समझौतों का नतीजा है जिन्हें हमने अनजाने में सच मान लिया है। हमारी कंडीशनिंग। हाँ, हमारे पुराने विचार, दूसरों के शब्दों को अपनी सच्चाई मान लेना, बिना संवाद के धारणाएं बनाना, यही हमारी जेल की दीवारें हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इन 4 नए समझौतों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए ना, अपने शब्दों की शुद्धि, बातों को व्यक्तिगत न लेना, धारणाओं से बचना और हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना, तो हम अपनी ऊर्जा को वापस पा सकते हैं। वाह, मतलब हम अपनी मानसिक शांति को बाहर की घटनाओं से स्वतंत्र कर सकते हैं। Exactly. और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये कोई बहुत भारी भरकम समझ में ना आने वाला दर्शन नहीं है। ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। बिल्कुल एक टूल किट ही है। अगर किसी को ओवर थिंकिंग से बचना है, अपने काम के तनाव को कम करना है या अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है, तो ये 4 नियम रोजमर्रा की समस्याओं का सीधा समाधान देते हैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान वही सबसे मूल्यवान है जिसे आसानी से समझा जा सके और रोजमर्रा के जीवन में उतारा जा सके। प्राचीन ज्ञान को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रासंगिक बनाना ही इस विचार की सबसे बड़ी जीत है। सही कहा आपने। तो अब जब हम इस गहरी चर्चा के बिल्कुल अंत पर पहुंच रहे हैं, मैं एक बहुत ही उकसाने वाला विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। हमने देखा कि हमारे सारे दुख, हमारा सारा तनाव उन पुराने नियमों की वजह से है जो हमने समाज के साथ किए हैं। तो जरा इस पर विचार करें। आज हम जिन चीजों से इतना डरते हैं, जिन चीजों की वजह से हमें रातों को नींद नहीं आती, क्या वो चीजें असल में सच हैं भी? बहुत गहरा सवाल है ये, है ना? या वो सिर्फ एक ऐसा बुरा नियम है जिसे हमने बचपन से बिना सोचे समझे मान लिया है? अगर हमारी सारी तकलीफें सिर्फ हमारे द्वारा माने गए अग्रीमेंट्स का ही नतीजा है और हम इन 4 नए नियमों के जरिए उन पुराने समझौतों को खुद ही तोड़ सकते हैं, तो क्या इस पूरी वास्तविकता या रियलिटी को बदलने की चाबी हमेशा से हमारे खुद के ही हाथ में नहीं थी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। बिल्कुल। तो क्या हम उस मानसिक जेल में ही रहना चुनेंगे या बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया, शुक्रिया। नई सोच के साथ फिर मुलाकात होगी।